अमरीका और इसराइल आमने सामने आ गए। जेडी वेंस और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर शदीद तल्ख कलामी की खबरें सामने आ रही हैं। ये सूरत हाल अमरीका और इसराइल के बिगड़ते ताल्लुकात की एक वाज़ेह निशानदही कर रही है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ये तासुर दिया कि ईरान में हुकूमत गिराना बहुत ही आसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है ईरान, और ये तमाम अंदाजे जो डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी काबीना के और खासतौर पर नेतन्याहू के थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को गलत ख्वाब दिखाया गया कि ये 5 दिन की जंग है, हम बहुत जल्दी वॉर ट्रॉफी हासिल करेंगे और तुम अमेरिका की आवाम के सामने खड़े होकर एक विक्ट्री स्पीच देना और हमारा ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और तुम्हारा ग्रेटर अमेरिका की आवाम को दोबारा बनाने का ख्वाब जो है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर शदीद तल्ख कलामी की खबरें सामने आ रही हैं। ये सूरत हाल अमरीका और इसराइल के बिगड़ते ताल्लुकात की एक वाज़ेह निशानदही कर रही है। व्यूअर्स, ये कोई आम कॉल नहीं थी, ये एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक टकराव था जहां माहौल गैर मामूली हद तक गर्म दिखाई दिया। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को बराह रास्त ईरान जंग के गलत अंदाजों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान में रजीम चेंज के मामले में हकीकत से कहीं ज्यादा उम्मीदें लगाई गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक जेडी वेंस ने शिकायत की कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यह तासुर दिया कि ईरान में हुकूमत गिराना बहुत ही आसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। ये प्लान क्या कर रहे थे? ये प्लान कर रहे थे कि 5 दिन की जंग, जो पेंटागन के जराए थे, जो एक तरह से जूश लॉबी के अंडर समझे जाते हैं, कुछ ऐसे हलकों ने डोनाल्ड ट्रंप को गलत ब्रीफिंग दी। गो के 18 एजेंसीज कुछ और रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोगों ने, और खासतौर पे एक ताकतवर जूश लॉबी मुसलसल एक तासुर ये देने की कोशिश कर रही थी कि बहुत जल्दी हम जंग जीत जाएंगे, और दबाव के तनाजुर में इस जंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाता है। दोस्तों, हालात बिल्कुल इसके बरक्स निकले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बावजूद निज़ाम अपनी जगह पर कायम है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ये किसी फर्द वाहिद की रजीम चेंज का मामला नहीं था, बल्कि आपका यानी वेस्ट का जो टकराव है वो एक निज़ाम के साथ था, और जिसकी बुनियाद इस्लाम पर कायम है। दोस्तों, पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है ईरान, और ये तमाम अंदाजे जो डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी काबीना के और ख़ासतौर पर नेतन्याहू के थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। सख्त गिर धड़ों ने मज़ीद कंट्रोल हासिल कर लिया, ये कहना है जेडी वेंस का इस टेलीफोन कॉल में, और रियासत में जो गिरफ्त है वो इन तमाम धड़ों की मज़ीद मजबूत होती जा रही है। ये वो हकीकत है जिसने अमरीकी क़यादत को चौंका दिया है, और यही वजह है कि अब वाशिंगटन के अंदर भी इस जंग के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ज़मीनी हकायक और ब्रीफिंग में फ़र्क नाकाबिले कबूल है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये तमाद के बहरान का आगाज़ है। एक और चौंका देने वाला पहलू भी सामने आया इस कॉल के हवाले से कि इसराइली मीडिया में खबर लीक की गई कि जेडी वेंस ने मगरबी किनारे में तशद्दुद पर नेतन्याहू पर चीख कर बात की, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे झूठी और मन घड़त खबर करार दिया और शुबा जाहिर किया कि ये लीक खुद इसराइली हलकों की तरफ से करवाई गई। यहाँ सवाल मजीद संगीन हो जाता है, क्या दोनों इत्तेहादी अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे अमेरिका जंग से निकलने की कोशिश में है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। फेस सेविंग का इस जंग को अपने लिए टेबल पर, मैदान में तो आप जीत नहीं सके, जैसा कि पासदान इनकलाब कह रहे हैं, क्या ये टेबल पर जीत पाएंगे? हर वो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को सालसी बनाकर उन्हें मैदान में भी उतारा, और अमरीकी अवाम के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस, या ये कहा जाए कि राह फरार के रास्ते रखे जा रहे हैं, और जस्टिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप आपको देता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जंग एक तरह से अमरीकी इत्तेहाद और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रजीम का यकीनन एक ग्रेवयार्ड साबित होगा, और आने वाले सालों के अंदर जब भी कभी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए कोई भी सदर आएगा, वो ज़रूर सोचेगा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का और रिपब्लिकन्स का हाल देख लिया, और ये रास्ता हम कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। दोस्तों, जेडी वेंस अब ईरान के साथ मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की को भी सालसी के लिए मुतहरिक कर दिया है, लेकिन ईरान ने अमेरिका का 15 निकाती मनसूबा मुस्तरद कर दिया, और ख़ासतौर पे जो पिछले कुछ घंटों में ईरान की जो सिचुएशन है उसके बाद तो यकीनन ये 15 निकाती एजेंडा जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ना फंस गया है। वो कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने 10 रोज़ की जंग को रोकने का ऐलान किया कि जंगबंदी हम कर रहे हैं, लेकिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया, उनके पानी के ज़ख़ीरे को टारगेट किया गया, और फिर
70% एक ऐसा प्लांट स्टील का जो इनकी ज़रूरियात को पूरा करता है और दुनिया में 70% इसकी बरामदात हैं, इसे भी टारगेट किया गया। अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका आपके साथ बैठकर टेबल पर बात करेगा? ईरान के मुतालबात क्या थे? खलीज से तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएं, जंग के नुकसानात का अजाला किया जाए। जैसे कि आप मिडल ईस्ट को कह रहे हैं ना कि भाई जंग अगर चाहते हो तो पैसे दो, डॉलर्स दिखाओ, ताकि हम इस जंग को मजीद तूल दे सकें। अगर तुम अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिकन को अपनी बेसिस के ऊपर, जो हमारी बेसिस हैं, अगर दोबारा देखना चाहते हो तो तुम्हें इस जंग को फंड करना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका भी कह रहा है कि ठीक है जनाब, आप हमें तेल दें, सैंक्शंस हम उठा देते हैं, और वही काम करेंगे जो इन्होंने वेनेजुएला में किया कि तेल के ऊपर कब्जा करके अपने नुकसान को पूरा किया जाएगा और वॉर ट्रॉफी लेकर ये अमरीकी अवाम के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये कागज़ पर बहुत अच्छा लगता है। नेतन्याहू ने तमाम सुहाने ख्वाब जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए, और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक बिजनेसमैन है और फिर एक एक्टर है, जो स्क्रिप्ट उसके सामने रखा गया ना वो अच्छी एक्टिंग कर सका और ना ही अच्छा बिजनेसमैन साबित हुआ, बल्कि एक घाटे का सौदा डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों में दोस्तों आपको नजर आएगा। और आपने हम्स पर कंट्रोल ईरान को दिया जाए, ये भी इस ऑप्शन का हिस्सा था। ये मुतालबात नहीं थे, ये एक वाज़ेह चैलेंज है जिसे अमरीकी हुकाम ने अनरियलिस्टिक करार दिया। उधर आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि ईरान के पाकिस्तान इनकलाब ने पूरे खित्ते में शहरियों को खबरदार कर दिया है कि अमरीकी फौजी अड्डों से आप दूर हो जाएं। ये वार्निंग नहीं, ये आने वाले खतरे का ऐलान है। देखें, जब आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, आप उनकी इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपने कर भी दिया है, तो क्या ईरान हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? और अब जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, और जो ईरानी पाकिस्तान इनकलाब और उनके जो कमांडर्स हैं वो खुल्लम खुल्ला अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अमेरिकी को जब ये सुनने को मिलता है ना कि ईरान टूट नहीं रहा बल्कि हमें धमकी दे रहा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो फ़ोन कॉल हुई है, गुस्सा ऐसे नहीं है। दोस्तों, ईरानी कमांडर ने इसराइल को किस तरह से खबरदार किया? तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का तुम्हें इंतज़ार करना होगा। जनरल माजिद मूसवी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था, दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। उन्हें खबरदार किया कि इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले ना करने का ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला किया। यही तो सर कैच है। जब आप इसराइल से पूछते ना कि यार ये क्या हो रहा है, वो कहते हैं जनाब हमने पेश की इतला दे दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि हम हमला करना जा रहे हैं। आप नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पे तो खैर बिल्कुल भी इतबार नहीं कर सकते, क्योंकि कतर के ऊपर भी इसी किस्म का हमला हुआ और कतर के अंदर इनकी सबसे बड़ी अमेरिकन बेस है जिसको टारगेट किया गया था। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि जनाब देखें, हमें बताया नहीं गया और आनन फानन सब कुछ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे उस वक्त बताया गया जब ये हमला करने जा रहे थे और हम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे। तो दोस्तों, ये दोनों मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। मकसद इनका ये है कि अमेरिका किसी तरह से जंग से निकल जाए, फेस सेविंग उसको मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पे रिपब्लिकन का जो हाल हुआ है, आज तो खैर खबरें लग रही हैं, मैंने आपको कई रोज़ पहले बता दिया था कि ये स्ट्रेटेजी रिपब्लिकन्स के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और उनका वही हाल होगा जो बरतानिया में लेबर पार्टी का हुआ था इराक वॉर के बाद। और फिर से इस तनाजुर में मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि इसराइल इस खित्ते में ना बड़ी तबाही चाहता है। उसकी कोशिश है कि अव्वल तो जंगबंदी ना हो, और अगर हो भी गई तो फिर वो जाते जाते कुछ ऐसा धमाका कर जाए, ऐसी तबाही मचा जाए कि खित्ते के तमाम ममालिक इसकी जद में आकर हमेशा के लिए तड़पते रहें। और इसराइल ये काम ईरानी जोहरी प्लांट्स को निशाना बनाकर कर सकता है, जिसके लिए उसने हमले तेज कर दिए हैं। बुशहर जोहरी प्लांट को 2 बार निशाना बनाया गया। इस वजह से ये जो कमांडर्स आए हैं ना, मूसवी, इन्होंने जो ऐलान किया, इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है जिसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और आज यज़द के जो जोहरी प्लांट है इसको भी निशाना बनाया गया, जिसमें खुशकिस्मती से फिर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने मार्च में, ये मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ कि कब कब इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया। इसराइल ने जी मार्च में मुसलसल जोहरी प्लांट्स को निशाना बनाया था। आपको याद होगा, तफसीलात के मुताबिक 2 मार्च नतंज पर फजाई हमला हुआ, जो नतंज उनका जोहरी प्लांट है। और फिर 17 मार्च को बुशहर प्लांट को टारगेट किया गया। 18 मार्च को बुशहर के करीब जो है वो एक और हमला होता है। फिर 21 मार्च नतंज पर दोबारा हमला होता है। फिर 27 मार्च को अराक और अर्दकान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया। तो ये एक पूरा एक सिलसिला है, यानी ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई बड़ा ऐसा हादसा हो। और दूसरी तरफ जो है वो एजेंसीज, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज जो हैं वो इस मामले के ऊपर उन्होंने अपनी एक वार्निंग भी जारी कर दी है। दोस्तों, ईरानी शहर यज़्द में
अर्दकान प्लांट असल में यूरेनियम को इब्तदाई शक्ल में निकालने और येलो केक बनाने की एक फैक्ट्री है, ठीक है। एनरिचमेंट प्लांट यानी ये एनरिचमेंट प्लांट नहीं है, अफजूदगी करने का वो मरकज़ नहीं जिससे ताकतवर ईंधन बनता है। येलो केक बुनियादी तौर पर यूरेनियम का U308 ऑक्साइड खाम पाउडर होता है, जो इनरिचमेंट के अमल से पहले का मरहला है। ये मैं आपको ना सारी वो जो भी प्रोसेस है वो बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अगर इस पे हमला हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसलिए यहाँ नुकसान से फौरी ताबकारी का शदीद खतरा बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि येलो केक कम रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन अगर जो सेंट्रीफ्यूजेस या इनरिचमेंट साइट्स हैं जैसे नतन्स है, इसके साथ साथ बाकी साइट्स अगर इनको टारगेट किया जाता है तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला 2 बार हो चुका। अगर वहाँ तबाही मचती है तो इसके असरात 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरने वाले बम के बराबर या इससे कुछ कम हो सकते हैं। इस किस्म की कैलकुलेशन की जा रही है। और अगर चाहे इसमें धमाका नहीं होगा लेकिन ताबकारी इतनी शदीद होगी और इतने वसी रकबे पर फैलेगी कि दुनिया का बड़ा हिस्सा मुतासिर हो सकता है। माहौल, ज़रात, सेहत के ऐसे मसाइल पैदा होंगे जो आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करेंगे। बुशहर ईरान का वाहिद तजारती न्यूक्लियर रिएक्टर है जो रूसी ताउन से बनाया गया। वहाँ पे रूस ने अपने जो अमले को निकाला भी है और उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आपने इस पर हमला किया तो आप रूस को इससे पहले पेश की इतला देने के पाबंद हैं। और फिर 2011 में इसे ऑपरेशनल किया गया और बिजली पैदा करने वाला ये प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर कोर जैसे इंतहाई हसास हिस्से मौजूद हैं। इसकी ताकत तकरीबन 1000 मेगावाट है और रिएक्टर कोर में तकरीबन 90 से 100 टन यूरेनियम मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा फाल फ्यूल की शक्ल में ताबकारी पैदा करता है। इसराइल अगर जोहरी प्लांट को तबाह करता है तो तेज़ हवाएं, बारिश और मौसमी अवामिल ताबकारी के फैलाव को मुतासिर करेंगी। हिरोशिमा बम जो 1945 में जो गिराया गया, अगर आप उसका एक कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 15 किलो टन TNT के बराबर था और जिससे फौरी तौर पर तकरीबन 70,000 अफराद हलाक हो गए। ये बहुत बड़ी तबाही थी और आज भी अमेरिका जो है इस स्याह दाग को अपने चेहरे से मिटा नहीं सका। कई सालों तक इसके असरात बरकरार रहे। अगर बुशहर रिएक्टर शदीद हादसे का शिकार होता है तो ताबकारी की शिद्दत हिरोशिमा के बम के बराबर या कम हो सकती है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि यहाँ धमाका नहीं होगा बल्कि रेडियो एक्टिव लीक आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। इसके असरात ज़्यादातर इलाकाई होंगे और सैकड़ों किलोमीटर तक ज़मीनी, पानी और हवा को मुतासिर करेंगे। यानी फौरी हलाकतें हिरोशिमा जितनी ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन तवील मुद्दती ताबकारी सेहत, माहौल और ज़राअत को शदीद मुतासिर करेगी। दोस्तों आलमी जोहरी इदारे ने भी IAEA ने एक तरह से वार्निंग जारी की है कि अगर किसी जोहरी प्लांट को नुकसान पहुंचा तो ये सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर संगीन बुरहान बन सकता है। इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि बुशहर एक फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें बड़ी मिकदार में न्यूक्लियर मवाद मौजूद है और किसी हादसे की सूरत में शदीद ताबकारी का अखराज होगा जिसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में ये फैल जाएगा और बहुत सारे खित्ते जो हैं इससे मुतासिर होंगे। मुझे तो पाकिस्तान के हवाले से परेशानी ये हो रही है कि बलूचिस्तान है, फिर आपका पंजाब है, सिंध है, आपका खैबर पख्तूनख्वा है और खुदा न खास्ता इधर अफगानिस्तान में ये मामला चला गया, उधर इराक है, फिर मिडल ईस्ट है। यानी मुस्लिम दुनिया को ये इन्हीं की टेक्नोलॉजी से जो है वो ख़त्म करने का ख्वाब अब डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये कहा जाए कि नेतन्याहू का ये प्लान है कि इन्हीं के रिएक्टर को आप तबाह कर दो, ताबकारी फैलेगी, इससे इनके मुल्क के अंदर ऐसा बुरहान पैदा होगा जो आने वाली कई नस्लें इसकी लपेट में रहेंगी। अभी भी मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट को सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ये हमले में कामयाब होते हैं और अगर ये जो मैंने आपको पूरी वाक़यात की टाइमलाइन बताई और कंपैरिजन किया हिरोशिमा में जो कुछ हमला हुआ और अमेरिका ने जो कुछ किया, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो इससे मिडल ईस्ट भी लपेट में आएगा, उससे आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ भी लपेट में आएंगे और ये पूरा खित्ता जो है वो कभी भी इसके ताबकारी अहसास से निकल नहीं पाएगा। आज नेतन्याहू अगर ये जंग वैसे नहीं जीत रहा तो उसकी कोशिश होगी कुछ हम ऐसा कर जाएं जो इस खित्ते की बका का मसला बन जाए और एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो। फिर आपके लिए आपका जो प्लान है ग्रेटर इसराइल का, आपकी अपनी जंग जो है वो जो आप ईरान के ज़रिए और इस हादसे के ज़रिए लड़ना चाहते हैं तो वो प्लान जो है उस तक पहुंचना शायद आपके लिए आसान हो जाए। तो इसी तनाजुर में आपको दोस्तों याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और अगर खुदा न खास्ता ही हो गया तो मिडल ईस्ट को चाहिए अभी भी होश के नाखून लें, बैठें, ईरान से बात करें, जो अमेरिकन हैं उनको अपने घर से निकालें और बेसिस को कब्ज़े में लें और अमेरिकन को बता देंगे जनाब हमें पैसे खर्च करके इन्वेस्टमेंट करके बहुत मज़ा आया, लेकिन हम अपने
بھائیوں کو، مسلم دنیا کو اس بحران کے اندر دھکیل نہیں سکتے۔ مڈل ایسٹ کو سر اب سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اب ان کی بات نہیں رہی۔ سعودی عرب اگر امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ختم کریں تو اس کے نقصانات بہت ہی خطرناک ہوں گے، چاہے فوج اتاریں، چاہے آپ ان بیسز کے اوپر حملہ کریں۔ ایران کے اوپر جتنا آپ نے حملہ کرنا تھا آپ نے دیکھ لیا، 850 کے قریب ٹوماہاک میزائل آپ نے ایران کے اوپر استعمال کیے، کیا ملا؟ اگر یہی پیسہ آپ انسانیت کے لیے خرچ کر رہے ہوتے اپنی عوام پہ خرچ کر لو یار، جاؤ چھوڑو انسانیت کو۔ تم نے کیا انسانیت کا سبق کسی کو پڑھانا ہے، یا انسانیت کو تم لوگ کیسے مانتے ہو؟ جاؤ جا کر اپنے لوگوں پر خرچ کرو، اپنے میڈیکل اور ہیلتھ سسٹم کو کھڑا کر دو۔ اگر یہ 3.6 ملین کا ایک ٹوماہاک میزائل ہے، 850 سر کتنے کے بنے؟ اگر یہ سارا پیسہ امریکنز کے اپنی عوام کے اوپر خرچ کرتے تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی وار وکٹری کی یا وار ٹرافی کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوستو، اسی تناظر میں کویت نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور جوہری حفاظت سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور جو کیپشن تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اور کویت کی وزارت دفاع کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں شہریوں کے لیے سرکاری ریڈیشن سیفٹی ہدایات دی گئی ہیں کہ عوام پرسکون رہے اور غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرے اگر ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے۔ اس تناظر میں یہ تمام تیاریاں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے WHO نے بھی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اپنے عملے کو اسی قسم کی تیاریاں کروائی تھی، کیونکہ دنیا اس وقت ایک ایسے دھانے پر کھڑی ہے، خاص طور پہ نیتن یاہو اور امریکہ۔ ڈیسپریٹ میئرز، ڈیسپریٹ ٹائمز، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے کچھ بھی توقع آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پچھلے 28 دنوں میں، 30 دنوں میں امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص طور پہ، اور نیتن یاہو کا جو چہرہ تھا وہ ایکسپوز ہوا، اور اس چہرے کو اب دنیا پہچانتی بھی ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے جو آبِ ہرمز کو بند کرنے والا معاملہ ہے، اس میں دنیا کو اب وہ اعتماد میں لے رہے ہیں کہ اگر ہم نے آبِ ہرمز امریکہ اور اسرائیل کے لیے بند کی ہے تو اس کے اندر یہ ہمارا جو اقدام ہے بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ہی جنگ مسلط کی گئی۔ اگر یہاں سے جہاز گزر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہیں اجازت جو ہے وہ ایران دے گا۔ ایران کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فون گفتگو بھی کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ایران کے شہری مقامات، سکولز، ہسپتالوں اور تاریخی مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عباس اراغچی نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جو ان کا بیان تھا کہ ایران جب تک ضروری ہوا اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ایک غیر قانونی جنگ کا سامنا ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی۔ یہ جنگ صریحاً بلا جواز اور شفاقانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ اس وقت شروع کی گئی جب ایران اور امریکہ جوہری پروگرام سے متعلق سفارتی عمل میں مصروف تھے، اور صرف 9 ماہ کے اندر دوسری بار سفارتکاری کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنوبی ایران کے شہر مناب کے اسکول پر حملے کے منصوبہ بندی کے تحت کارروائی اسے قرار دیا، کیونکہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انکوائری کرنی تھی دنیا انتظار کر رہی ہے۔ 170 کے قریب بچیوں کو آپ نے شہید کر دیا، اور پورے ایران میں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں جی وہ تو تقریباً کوئی 2000 کے قریب ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایکچولی اس سے کہیں زیادہ وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی فوجی تو نہیں مارے آپ نے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، کچھ کی شہادت بھی ہوئی، لیکن زیادہ تر سیولینز کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ ساروں کا اگر کہا جائے کہ ذمہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو پر آتا ہے تو یہ بالکل بھی دوستوں غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جرم کر رہا ہے اوبویسلی اراغچی اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے الفاظ کے چناؤ سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کتنا گھنونا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ایران کے خلاف۔ میں دوستوں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ اس تناظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس حد تک امریکہ اور نیتن یاہو جا سکتا ہے۔ ایک تو شکل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے ایران کی اس نیوکلیئر سائٹ کے اوپر حملہ کیا جہاں سے لیکیج کا خطرہ ہے، تو یہ ہیروشیما جتنی بڑی تباہی جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ یہ کیلکولیشنز ہیں ایکسپرٹس کی۔ اور ایک اور کامیاب یہ کرنے جا رہے ہیں نہتے ایرانیوں پر جو غصہ نکالنے کی اب انہوں نے ایک نیا پلان بنایا۔ وہ کیسے؟ امریکی اخبار کے مطابق سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر کے بارے میں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ان تصاویر میں جنوبی ایران کے ایک رہائشی علاقے میں امریکی بارودی سرنگیں بکھری ہوئی دکھائی دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان تصاویر میں امریکی ساختہ BLU-91B اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں دیکھی جا سکتی ہیں جو گیٹر مائن سکیٹرنگ سسٹم کے تحت طیاروں سے گرائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ ایک کارپیٹ بومبنگ جسے کہتے ہیں، یہ اسی طرح کا ایک فینومینا ہے۔
वाशिंगटन पोस्ट की दरखास्त पर इन तस्वीर का जायजा लेने वाले 4 माहिरीन के मुताबिक इस निज़ाम का हामिल वाहिद मुल्क अमेरिका है। अमेरिकन के पास ये टेक्नोलॉजी है, किसी के पास नहीं है। ये बारूदी सुरंगें शिराज शहर से तकरीबन 3 मील दूर इस इलाके में देखी गई जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी अफवाज की जानिब से इस नोयत की एंटी टैंक बारूदी सुरंगों का आखिरी इस्तेमाल 1991 की खलीज जंग गल्फ वॉर में हुआ, जबकि एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों का आखिरी दफ़ा इसको इस्तेमाल किया गया 2002 में अफगानिस्तान में हुआ इसका इस्तेमाल, और जब खसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर के इंतज़ार के दौरान इन्हें इस्तेमाल किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें तवील अरसे से एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों पर आलमी पाबंदी का मुतालबा करती रही, क्योंकि ये बारूदी सुरंगें जंग के ख़ात्मे के बरसों बाद भी शहरियों को हलाक और माजूर या नाबीना कर सकती हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। 2 काम आप ये करेंगे, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा कुछ ऐसा करेंगे जिसका पूरा खिता इसकी लपेट में आ जाए। अगर ताबकारी के साथ वहाँ से किसी हमले के नतीजे में आना शुरू हुए तो ये इस खिते के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।